हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ये पेपर तैयार किया गया है। इस पेपर में क्या है कि आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को जो हम समझाते हैं, जो पॉइंट्स बताते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो है टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। कमेंट करना हो आप कोई कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ सीटेट से संबंध में कोई भी चीज़ चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके संबंध में आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं फिर से कहूँगा। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। तो यहाँ पे देखिए, महिला और पुरुष के भेद को व्यवहार के द्वारा समझने की बात हो रही है, तो ये कहेंगे लिंग के आधार, लिंग व्यवहार के आधार पर जो है महिला और पुरुष के भेद को समझा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी है, बिल्कुल सामान्य है। एक क्वेश्चन इसके संदर्भ में आपसे पूछा जाता है कि एक टीचर जो है लड़का और लड़की में भेद करता है, जैसे कि लड़का जो है वो डांस नहीं कर सकता और लड़की जो है क्रिकेट नहीं खेल सकती, इस तरीके के भेद करता है। तो ये किस प्रकार की निशानी है टीचर के, तो उसको कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को कहेंगे। तो उस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको जो है जेंडर रूढ़िवादिता बात याद रखना है। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्तिक जो है अभिप्रेरक का गुण जो है पाया जाता है। तो ऑप्शंस है कथन तकनीक और शिक्षार्थियों के साथ अनन्योन्य क्रिया या खेल पद्धति या व्याख्यान तकनीक। तो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, अनन्योन्य शिक्षार्थियों के साथ अनन्योन्य क्रिया के माध्यम से टीचर और शिक्षार्थी के बीच में संवाद और वार्ता का माहौल तैयार करा जाता है, जिससे बच्चों में जो है अधिगम जो है और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षार्थियों के साथ टीचर की जो है अन्योन्य क्रिया, मैं अक्सर जो है इसको थोड़ा सा गलत बोल जाता हूँ, ठीक है, अन्योन्य क्रिया के माध्यम से जो है इस तरीके से जो है संवाद का माहौल बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है। मूल्यांकन का मतलब है इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पढ़ाई के दौरान हर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, हम सबको पता है। तो मूल्यांकन का आमतौर पे जो हम लोगों को पता है कि आमतौर पे स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो ये पता होता है कि बच्चे के जो है कितने नंबर आए। तो ये सामान्य सा है, लेकिन सीटेट में ये आंसर इस तरीके से नहीं देना है कि जो टेस्ट कराया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि हमें ये पता करना कि बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है, अभी उसको कितना 2 महीने पहले कितना आता था और आगे जो है 2 महीने बाद कितना आता है। जब वो बच्चा शुरुआत में एडमिशन लेकर के आया था तब उसको कितना नॉलेज थी और अभी कितना नॉलेज। तो यही मूल उद्देश्य होता है इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये है आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो रटने की क्षमता का जो है परीक्षण करना, क्षमता जो है याद रखने की क्षमता को नापना है, या फिर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि उसके सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, कि बच्चे ने अभी तक क्या नहीं गेन किया है, किन चीज़ों में उसको समस्या हो रही है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम उसे और जो है बेहतर जो है शिक्षण तकनीकों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और जो है तकनीकों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से यूज़ करके उसका जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों की जो है एक क्रिया का जो है स्वरूप पूछ रहा है। तो कार्यात्मक क्रिया का मतलब होता है कि किसी क्रिया के द्वारा कार्य करना, एक्शंस के द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं, अपने साथ की आयु के बच्चों के साथ वो घुल मिल जाना, मतलब वहाँ पे बैठ गया, मिक्स हो गया उन सब के साथ, तो ये हो गया क्रिया है, ये कार्यात्मक क्रिया है। तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसको दोबारा जोड़ना, तो यहाँ पे ये कार्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। या फिर कह लीजिए कि बच्चा जो है खिलौना, उसके पिता उसको एक क्वेश्चन अक्सर जो है सीटेट में पूछा जाता है कि उसके पिता उसके बच्चे के लिए खिलौना लेके आता है और बच्चा उस खिलौने के अंजर पुंजर सब खोल देता है
और फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये बच्चे के अंदर किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो ये रचनात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है, हम सबको पता है। तो यही है, यहाँ पे खिलौने के दो भागों को तोड़ दिया उसने और फिर उसको वो दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो रचनात्मक, ये कार्यात्मक क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है। इससे बच्चे के अंदर जो है तर्क शक्ति जो है बेहतर डेवलप होती है, तर्क करने की शक्ति बेहतर होती है, साइंटिफिक गुणों का जो है डेवलप, वैज्ञानिक गुण डेवलप होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी वाला होता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं रीजनिंग सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो पजल सॉल्व कर रहा है, क्योंकि किस जो है टुकड़े को किस जगह लगाना है ये भी उसके लिए जो है बहुत चैलेंजिंग होगा। तो रीजनिंग एबिलिटीज को जो है वो छूने की कोशिश कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो कि किताबों का अध्ययन किस तरीके है, तो किताबों का जो अध्ययन होता है वो, किताबों का अध्ययन जो कहलाएगा वो शैक्षिक जो है अध्ययन का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक जो है अध्ययन का हिस्सा है। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, तो आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन जो है भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो एक ही क्लासरूम में जो है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब बच्चों का जो है एबिलिटी अलग होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो आंसर है देखिए, यहाँ पे बुद्धियों में अंतर माना जाएगा, या रुचियों में अंतर है, या शारीरिक शक्ति में अंतर है, या अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन में कमी है। तो यहाँ पे देखिए जो कि बच्चे की जो बुद्धि है उसमें अंतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक क्लासरूम है वहाँ पे एक बच्चा सामान्य भी है, वहाँ पे बच्चा एक विशिष्ट बच्चा बालक भी है, विशिष्ट में जो इसको सुनने में, देखने में शारीरिक अक्षमता हो इस तरीके का बच्चा, और एक जो है प्रतिभाशाली बच्चा भी है। यहाँ पे हैं बहुभाषी बच्चे भी हैं, है ना, कुछ अलग भाषा वाले बोलने वाले भी बच्चे हैं। तो इस तरीके के बच्चे हैं, तो उनकी बुद्धियों में अंतर पाया जाएगा, उनका आईक्यू अलग अलग होगा। कुछ बच्चे अच्छे आईक्यू के हैं, कुछ बच्चे सामान्य आईक्यू के हैं। मतलब सामान्य आईक्यू के बच्चे का मतलब है 90 से 110 के बीच में। विशिष्ट आईक्यू है तो उससे कमज़ोर हैं, 45 से अप्रॉक्सीमेटली हैं। प्रतिभाशाली तो 120 प्लस आईक्यू वाले हैं। तो इस तरीके के बच्चे हैं, तो इसलिए उनकी बुद्धि का अंतर होता है। इसी के कारण जो है ये कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो देखिए, बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था, है ना, आईक्यू वाला जो टेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, या आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे और पूछेंगे कि आईक्यू इस बच्चे की कैसे निकाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक सामान्य सा क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीडीपी में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं छठवें का आंसर क्या है। तो बुद्धि और बुद्धि परीक्षण का जो महत्व होता है वो व्यावसायिक मार्गदर्शन में जो है काम आता है। तो बिल्कुल सही है, ये प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुसंधान के काम में जो है बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये अच्छा ऐसे बच्चे होंगे, अगर बुद्धि परीक्षण कर लिया होगा, बुद्धि इसी के आधार पर कम त्रुटियां होंगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सभी को अंदाज़ा लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। देखिए ध्यान रखिएगा, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल क्रिस्टल एंड फ्लूइड, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस मॉडल जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कैटेल। ध्यान रखिएगा, कैटेल ने जो है ये प्रतिपादित है, इसने दिया था। और इसके अलावा अगर ये नाम ना हो तो ध्यान रखिएगा, जॉर्न हॉर्न इसका नाम है। तो ये नाम याद रखना, कैटेल और जॉन हॉर्न ने ये जो है मॉडल सिद्धांत दिया था। अब ये तरल मॉडल होता क्या है, तो ये मॉडल होता है सोचने और तर्क करने की और समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सोचने और तर्क करने की, समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये सोचने और क्षमता ये क्या होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो यहाँ पे जो तरल सिद्धांत है, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड सिद्धांत है वो किस पर है, वो है एक तरीके से अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे हम बात करें क्रिस्टल का, तो ये है आनुवांशिकी है। ठीक है, ये है हेरिडिटी से संबंधित है, जैसे माता पिता से मिलने वाले गुण। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को अगर टीचर जो है पढ़ाना चाहता है तो उसमें से जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक है उसके परिवार के बारे में जानना। तो परिवार के बारे में जान करके क्या मिलेगा? हमें तो जानना है उसके बच्चे के व्यवहार के बारे में। हमें बच्चे का हर रूप में जानना है कि बच्चे का जो है उसका मानसिक ग्रोथ कैसा है, उसका शारीरिक ग्रोथ कैसा है, उसका भावनात्मक ग्रोथ कैसा है ना, सब कुछ देखना है। तो हम इसी को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे केवल बालक की रुचियों की बात करा जा रहा है, तो यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पे परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। देखिए, मैंने बताया था कि बालक के संदर्भ में संबंध में टीचर को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकताओं और मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं और व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने जो है साथी समूह के साथ सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी जो है साथी समूह के साथ सक्रिय सदस्य के रूप में हो जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये याद रखना। तो ये जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या नाम दिया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों के विचार में नए विचार का समावेश हो जाना सात्मीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सात्मीकरण। अगर इंग्लिश में बोले तो एसिमिलेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन। तो इसमें क्या होता है, बालक में जो पहले से मौजूद विचार होते हैं उसमें किसी अन्य नए विचार का जो है समावेश हो जाना। ध्यान रखिएगा, तो अगर ये वर्ड ना आए तो इसके बाद जो है समावेश भी हो सकता है यहाँ पे वर्ड। तो समावेश हो जाना जो है होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक पहले पूरे हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो हम देखते हैं कि जो शैशवावस्था में बच्चा होता है ना, पियाजे की 4 अवस्थाओं में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है उसमें बच्चा जो है केवल जो है छोटी मसल्स का प्रयोग करता है, उंगलियों का यूज़ करता है ना, लिप्स का प्रयोग करता है। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो है और बड़ी मसल्स का प्रयोग करने लगता है, जिसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा। तो फाइन मोटर स्किल्स जिसे हम कहते हैं छोटी मसल, छोटी मसल का क्या होता है, जैसे उंगलियां चलाना, होंठ चलाना, आंख ब्लिंक करना, है ना, आईब्रो ऊपर नीचे करना, ये होती हैं सब छोटी मसल्स का प्रयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है बड़ी मसल्स का, बड़ी, जैसे पूरा हाथ घुमाना, है ना, तलवारबाजी करने लगना, या फिर पेन चलाना, क्योंकि पेन चलाने के लिए कलाई का भी यूज़ होता है, फिंगर्स का भी यूज़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, दौड़ना, रनिंग करना, ये सब बड़ी मसल्स का होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सब कुछ का यूज़ कर रहा है वो है एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स होता है। बस ये 2 टर्म लिख लिया आपने, समझ लीजिए, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? तो भाई, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि पढ़ते वक्त बच्चा अगर रुचि नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो यही रुचि का सिद्धांत है। तो बच्चे जो है, शिक्षार्थी जो है, जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसमें वे मन लगाकर नहीं करते। तो ये सामान्य सा है, वो शिक्षार्थी ही नहीं हर व्यक्ति के लिए लागू है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके कार्य का क्षेत्र नहीं है उसको उसमें नहीं रुचि लेते। जैसे बड़े बुजुर्ग अक्सर छोटे बच्चों के खेलने पे जो है रुचि नहीं लेते, कहते क्या दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ाई करो, क्योंकि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चला जा चुका है ना। वो अब बिल्कुल थक चुके हैं इन सब चीज़ों में। अब उनको एक सामान्य सी जिंदगी जीना होता है, तो इस तरीके से होता है। तो पढ़ने वाले बच्चा जो खेलने में निपुण है वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, जो पढ़ने में अच्छा होगा वो खेलने में नहीं मन लगता उसका, जो खाने में जो है शौकीन है कि यही मुझे पसंद है तो उसको वो दोगे तो भरपेट खाएगा, लेकिन उसकी जगह जो है लौकी की सब्जी दे दोगे तो नहीं खाएगा। तो यही है इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सामान्य सा है, इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 13वां है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक जो है टीचर को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई अगर बच्चे का सीखने का कि बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और उसमें क्या क्या खामियां हैं, अगर एक टीचर को आकलन करना है तो बच्चे को जो है क्लास में अंतःक्रिया कराना, तो भाई एक दूसरे से इंटरेक्शन कराना बहुत जरूरी है। तो ये अंतःक्रिया कराना या सामाजिक अंतःक्रिया कराना लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो सामाजिक या सांस्कृतिक अंतःक्रिया कराना ये भी लिख सकते हैं आप। तो अंतःक्रिया कराना जहाँ पे एक बच्चा दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो क्वेश्चन का आंसर देगा, फिर वो तुमसे पूछेगा तो तुम बच्चे का आंसर दोगे, इस तरीके से जो है अंतःक्रिया करा सकते हैं। खेल परियोजनाओं का आयोजन करना, खेल से के माध्यम से भी हम जो है सामाजिक जो है रूप से समझ पाएंगे कि बच्चा जो है कितना जो है नॉलेज है उसको सामाजिक रूप से चीज़ों का। परियोजनाओं के माध्यम से जो है हम सीखने का आकलन करेंगे, पोर्टफोलियो के माध्यम से और आत्म आकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। सभी आंसर्स यहाँ का यूज करके जो है हम बच्चे का आकलन करेंगे। ठीक है, राघव जो है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले, देखिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ऑफलाइन पेपर होगा तो ऑफलाइन पेपर में इस तरीके से लाइन जरूर खींचेगा या गोला मार दीजिएगा ताकि आपको पेपर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उस लाइन पर ज़्यादा फोकस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चा जो है मैथ की गणनाएं जोड़ कर रहा है और अकेले संघर्ष करता है, टीचर की मदद से वो करने में सक्षम हो जाता है, तो मदद से वो कर पा रहा है। तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो है क्या दर्शाता है, तो लेव वाइगोस्की ने जो है, हम सबको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोस्की ने जो है सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके तहत संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर इनके सहयोग से होता है। ये चीज़ तो हम सबको पता है। उसके साथ साथ इन्होंने जो है मतलब संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया था। तो एक तो था ZPD, ध्यान रखिएगा, ZPD जिसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और दूसरा आता है जिसे कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग जिसे कहते हैं पाड़। और पाड़ का मतलब होता है कि एक बच्चे को वो चीज़ आती है लेकिन कुछ जो है वो भूल जा रहा है, मतलब जैसे ABCD अगर आप बच्चे से पूछो या 1 2 3 या कुछ भी पूछो और वो बता रहा है और अचानक वो भूल जा रहा है, तो फिर बता देते हैं कि ऐसा करना, ABCD के बाद E आता है बेटा, व्हाट कम्स आफ्टर D, तो वो आप बताएंगे E आता है बेटा, E, तो E के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसको टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, तो स्कैफ फोल्डिंग के माध्यम से मदद करना है ना। उसके बाद आता है MQ, मतलब एक व्यक्ति, बच्चे को जो उससे अधिक वाले नॉलेज वाले व्यक्ति की सहायता से अपने कार्य को पूरा कराना। तो यहाँ पे है अकेले संघर्ष कर रहा है लेकिन मदद उसको मिल गई तो वो सक्षम हो गया। तो ZPD इसे कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब वो समीप है अपने जो है विकास में। तो मतलब एक बच्चे को क्या आता है और एक बच्चे को क्या नहीं आता है, उसके बीच का क्षेत्र जो होता है वो होता है ZPD। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन A है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना डिस्क्राइब किया है इस चीज़ को। अगर आपको नहीं पता है तो ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और जो बातें मैंने बोली हैं बस उतना ही लिख लीजिए। और हमारा जो है वाइगोस्की का पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले ही अपलोड किया है, तो उसको देख लेंगे तो आप 50 क्वेश्चन तो पहले वहाँ पर अपलोडेड हैं। उसके बाद वाइगोस्की के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जुलाई में 3 क्वेश्चन आए थे वाइगोस्की से, तो ध्यान रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से परिपक्व, मतलब सामाजिक रूप से मैच्योर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। भाई सामाजिक रूप से मैच्योर करना है तो बच्चा को जो है आपस में अंतःक्रिया करने देंगे, समाज में आप लेके जाएंगे, उसे बात करने का मौका देंगे, बाहर घर के बाहर उसे छोड़ेंगे, कहेंगे बच्चों के साथ खेलो, दूसरों के साथ बात करो, है ना। इस तरीके से जो है अंतःक्रिया करने का मौका देंगे। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेने के कहेंगे, है ना, एक दूसरे से बात करने के लिए कहेंगे, खड़े होकर के क्वेश्चन पूछने के लिए कहेंगे टीचर से। ये सभी जो है सामाजिक रूप से परिपक्व करने के लिए जो है बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को, बच्चों को पर्याप्त ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे वे कि सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो है कक्षा के संदर्भ में हम बात करें या चाहे हर संदर्भ में बात करें तो बच्चे को सब कुछ मौका ऐसे पर्याप्त अवसर बनाएंगे जिससे सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे B बिल्कुल सही है। ठीक है, एक टीचर को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश डैश को बढ़ावा दे।
तो ऐसी गतिविधियां जो किस चीज को बढ़ावा दे, तो आंसर है यहाँ पे अपसारी सोच को बढ़ावा दे। तो अपसारी सोच का वाला व्यक्ति जो होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है थिंकिंग वाला होता है। ठीक है, तो मतलब चिंतन उसका होता है बहुत ज़्यादा, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है तो किसी एक सॉल्यूशन नहीं देता, उसके कई और विचार उसके होते हैं, कई सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसा बच्चा जो होता है अपसारी सोच वाला बच्चा होता है, वो कई विचारों और कई विधियों के माध्यम से मतलब कई विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने प्रॉब्लम्स को कई विधियों के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करता है। वहीं पे अभिसारी चिंतन वाला होता है, अभिसार वाला होता है व्यक्ति, वो अपने प्रॉब्लम्स का केवल एक सॉल्यूशन होता है। ये अब एक तरीके से समझ लो ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 16वां, ये अपसारी सोच वाला है कि अभिसारी सोच वाला है, तो आंसर होगा अभिसारी सोच वाला ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम पूछते कि गतिविधियों को रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, इसके संदर्भ में जो है लिखें, है ना, इसके संदर्भ में 150 शब्द लिखें, तो ये अपसारी सोच वाला हो सकता है, क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी भाषा में सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यहाँ नहीं है, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे है शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, या शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, या टीचर को केंद्र बिंदु मानकर चलना। तो यहाँ पे देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें टीचर केंद्र बिंदु में नहीं होता, उसमें बच्चा केंद्र में होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल विकास केंद्र जो है जिसे कहा जाता है बार बार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल गलत होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18वें का है, अभिकथन दिया हुआ है ए, बच्चे अपनी संस्कृति के व्यवहार करने के उपयुक्त जो है तरीके अपने दोस्तों और मीडिया जैसे स्रोतों से सीखते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग जो है हमारे जितना भी संस्कृति नेचर में जो चेंजेस आए हैं वो हमारे दोस्तों के माध्यम से, मीडिया का कितना बड़ा रोल है, तो ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पे। तो बच्चे जो अपनी संस्कृति और व्यवहार के बारे में जो सीखते हैं वो अपने दोस्तों से सीखते हैं, मीडिया के माध्यम से सीखते हैं, फ़ोन से सीखते हैं, इतना ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं आज के संदर्भ में। अगर हम तर्क की बात करें कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होती है। तो औपचारिक रूप जो होती है जहाँ पे शिक्षा जो है स्कूल में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, एक प्रक्रिया एक पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाती है। लेकिन वहीं पे अनौपचारिक शिक्षा जो होती है जहाँ पे जो है किसी को भी कुछ भी दे देता है, कुछ भी समझा देता है, कुछ भी पढ़ा देता है। जैसे माता पिता, माँ ने कुछ और सिखाया, माता ने, पिता जो है कुछ और सिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पर दादा दादी कुछ और सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो घर से प्रारंभ होती है, आसपास से प्रारंभ होती है, यहाँ से होती है। वहीं पे औपचारिक शिक्षा होती है एक जो है नियमों के तहत चलती है। तो शिक्षा का जो है मतलब स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, ये होती है औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी कर रहा है। तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। एक विद्यार्थी जो कि डैश डैश से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पे लेखन विकार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेखन विकार है, ना कि पठन विकार है। तो डिस्ग्राफिया इसे कहेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ ए है। और डिसलेक्सिया जो होती है ये एक पठन विकार है, बच्चा जो है पढ़ना संबंधी जो है उसको दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणना संबंधी विकार है, जहाँ पे बच्चे को कैलकुलेशन संबंधी विकार समस्या होती है। 2+2 कितना होता है, ये जो है उसको दिक्कत होती है। ठीक है, करने में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां है, वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में समाज और सामाजिक कारक मौजूद हैं। ठीक है, वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है मिल करके जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, और इन दोनों के संपर्क में रह करके जो है बच्चा भाषा का डेवलप करता है, भाषा का विकास करता है। तो यहाँ पे भाषा का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के विषय में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बुद्धि जो है पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। तो जो भी आपने पहले सीखा है फिर आगे जा करके कुछ और नया सीखते हैं, फिर उन दोनों विचारों को आपस में मिला लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसी को बुद्धि को डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे आपका इंटेलिजेंस जो है वो भी बढ़ता जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो बिल्कुल सही, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बुद्धि एक अमूर्त चिंतन में सब कुछ दिमाग में ही चल रहा है, इसके लिए कोई किताब पेन नहीं यूज हो रहा है, सब कुछ दिमाग में, सब कुछ दिमाग में ही है, दिमाग में गणना हो रही है, दिमाग में याददाश्त में सब कुछ आपने भर रखा है। तो ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ना कि मूर्त चिंतन का उदाहरण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, सही है, इसको देखना है। तो यहाँ पे जो है एक तरफ जो है सिद्धांत दिया है और दूसरे तरफ उसके प्रतिपादक का नाम है। तो यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए द्विकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं स्पीयरमैन ने दिया था। इसके तहत जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया था। उसके साथ साथ बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार की, जिसमें से सामान्य रूप से मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों की जो है बुद्धि संगीत में अच्छी होती है, तो कुछ लोगों की जो है राइटिंग में अच्छी होती है, कुछ लोग लेखक होते हैं, है ना, कुछ लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है खाली स्थान को समझते हैं तो आर्किटेक्ट टाइप होते हैं। तो इस तरीके की बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, सुमेलित है पूछ रहे हैं, तो यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है। और प्रतिवर्ष जो है सिद्धांत जो है ये किसका है? तो ये सिद्धांत जो है याद नहीं आ रहा है, ये प्रतिदर्श सिद्धांत जो है ये थॉमसन का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थॉमसन का है, ये सिद्धांत थॉमसन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा देना जो है वो क्या कहलाता है? तो एक साथ शिक्षा देना या ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ऐसी शिक्षा जहां पे सामान्य बच्चे, ध्यान रखिएगा सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बालक जिसे कह दीजिए, विशिष्ट बच्चे और जो है और प्रतिभाशाली बच्चे, ये सभी बच्चे एक जगह, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, आर्थिक रूप से बेहतर बच्चे, है ना, बहुभाषी बच्चे, ये सब जो है एक स्कूल में पढ़ते हों, तो ऐसी जो है एजुकेशन को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, बिना भेदभाव रहित जो है, बिना भेदभाव के यहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता जो है गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? मैंने आपको बताया था कि गणितीय गणना संबंधी जो है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, कैलकुलस, कैलकुलेशन, इस तरीके से याद रहेगा आप लोगों को। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन विकार होता है, लेखन विकार होता है, और डिसलेक्सिया होता है ये पठन विकार होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर नामक सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। 25वें का ए है, और थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत के लिए किस पर टेस्ट किया था? तो कैट पर टेस्ट किया था। ध्यान रखिएगा कैट पर। इसके साथ साथ इन्होंने कौन सा सिद्धांत और दिया था? तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा सीखने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसके बाद इसमें कहा था कि व्यक्ति जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेकर के, तत्परता दिखा करके जो है सीख सकता है जल्दी से। उसके बाद कोई व्यक्ति जो है अभ्यास, निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीख सकता है, और उसके बाद जो है व्यक्ति जो है किसी के प्रभाव में आकर के सीख सकता है। ठीक है, संपर्क में रह करके सीख सकता है। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है, इवैल्यूएशन का जो मूल उद्देश्य होता है वो है बच्चे का विकास चेक करना कि विकास कितना, बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, और फिर जो अगर नहीं कर रहा है तो उसको जो है सही करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो असफलता का डर पैदा करना, शर्मिंदा करना, या फिर एक दूसरे से तुलना करना, या फिर सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, मूल्यांकन के संदर्भ में क्वेश्चन 101% 2 से 3 4 आ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को याद करने और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने में रणनीति क्या कहलाती है? तो एक लंबी श्रृंखला को याद कर और सार्थक भागों में जो है समूहित जो है करके याद रखने की रणनीति जो होती है वो कहलाती है खंडीकरण। यहाँ पे 27वें का बी है, खंडीकरण ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है,
28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिक संस्था कौन सी है। तो बच्चों की जो प्राथमिक सामाजिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, तो प्राथमिक सामाजिक संस्था है जहां से जो है समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सामाजिकरण जो है यहाँ से प्रक्रिया बच्चों की प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है परिवार। परिवार से, इसके परिवार से ही जो है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई पेरेंट्स घर, कोई आया घर में तो उससे कहा जाता है जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, या मम्मी पापा कहीं से आए तो बोलते हैं मैं पापा रुकिए बैठिए मैं पानी लेके आ रहा हूँ। आप थक जाते हैं तो जो है पैर या सर दबाने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें ये समाजीकरण का हिस्सा है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 29वें का है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, जब कोई बालक इस प्रकार जो है सीखता है कि वो सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उनका जो है संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ने लगता है तो उसे कहा जाता है अन्वेषण। ध्यान रखिएगा, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन द्वारा। तो यह अन्वेषण विधि जो है खोज विधि भी कहा जाता है, इसको खोज विधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, खोज विधि। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तलाश या अनुसंधान विधि। ठीक है, तो ये नाम इसके आमतौर पे यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। शेयर करिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।